अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई थी कि जो बारिशों का एक सिस्टम है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, तो मौसम इस वक्त काफ़ी तब्दील हो चुका है। बारिशों के सिलसिले का आगाज़ हो चुका है, एक दो रोज़ से बारिशें हो रही हैं और मौसम अब मुकम्मल तौर पर तब्दील होने वाला है। जो गर्मी है वो जा चुकी है और जो एक ठंडा मौसम है वो इस वक्त पाकिस्तानी सिस्टम में एंटर हो चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी खबर है मौसम के साथ साथ, जहां हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बहुत बड़ी कमी का ऐलान किया है। विफाकी वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये कमी कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत इस वक्त 283 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो चुकी है। उम्मीद हम यही करते हैं कि जब ये कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कम हो तो बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कीमतों पर भी ज़रूर फ़र्क पड़ना चाहिए और जो निगरान सेटअप है उन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए कि पेट्रोल की प्राइसेस जैसे ही कम होती हैं बाकी चीज़ों की प्राइसेस को भी कम होना चाहिए। हाई स्पीड डीजल की कीमत की बात करें तो उसमें कोई इतना अच्छा रिलीफ नहीं दिया गया। 15 रुपये कमी के बाद जो नई कीमत है वो 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसके अलावा मट्टी के तेल की नई कीमत 214 रुपये 85 पैसे होगी। जरा ये बता रहे हैं कि पेट्रोल पर फी लीटर 60 रुपये लेवी और 22 रुपये कस्टम्स ड्यूटी अभी भी बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 50 रुपये लेवी और 23 रुपये कस्टम्स ड्यूटी बरकरार है। बहरहाल बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानी मईशत के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए जो कि महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे, लेकिन एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ शायद ज़रूर मिल जाएगा इससे। आगे बढ़ते हैं और अब बात वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबलों के हवाले से, जहाँ एक अपसेट हमने देखा। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से इस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, लेकिन कल अफगानिस्तान ने जबरदस्त मुकाबले के बाद दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त से दो चार कर दिया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दोनों टीमें मुश्किल का शिकार नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स टेबल की तरफ देखते हैं तो भारत तीनों मैच जीतकर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है। भारत के बाद इस वक्त 6 पॉइंट्स इस तरह हैं। न्यूजीलैंड के 3 मैच उन्होंने खेले हैं और वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीका की बात करें तो वो 2 मैच खेलकर इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तानी टीम ने 3 मैचेस खेले हैं जिनमें से 2 मैच उन्होंने जीते हैं, जिसमें से नीदरलैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने मैच जीता और जो हफ्ते के रोज़ मैच हुआ, अनफॉर्चुनेट मैच था बड़ा, वो पाकिस्तानी टीम इंडिया के खिलाफ नहीं जीत सकी और इस तरह पाकिस्तानी टीम चौथे नंबर पर मौजूद है। इंग्लैंड पाकिस्तान के बाद 5वीं पोजीशन पर है, हालांकि हम देख रहे हैं उनकी टीम इस वक्त 2 मैच हार चुकी है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो जो हालिया उनकी फतह है उसके बाद वो 6वें नंबर पर आ गए हैं। बांग्लादेश 7वें नंबर पर मौजूद है, श्रीलंका 8वें नंबर पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सबसे नीचे यानी कि 10वें नंबर पर मौजूद है, जो कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। उनसे इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी और अब यही कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को कम बैक करना पड़ेगा, अपने तमाम बाकी मैचेस जीतने होंगे तभी वो फाइनल तक पहुंच सकेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आगे चलकर। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसे की तैयारी फाइनल मराहिल में और मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। सबसे पहले बात करेंगे इसराइली जारियत के हवाले से। इसराइल गजा पर बड़े हमले की तैयारियां कर रहा है। इसराइल गजा पर ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी रास्ते से हमलावर होगा। गजा पर इसराइल की इंसानियत सोच बमबारी का सिलसिला अभी भी जारी है और 2000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं। 4,23,000 बेघर हुए हैं। 2,500 से ज़्यादा मकान तबाह हुए हैं। 30,000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक अब तक 50 से ज़्यादा तिब्बी अमले के जो अरकान हैं वो सेहोनी बर्बरियत की भेंट चढ़ चुके हैं, क्योंकि हर तरफ बमबारी की जा रही है, हर किसी पर बमबारी की जा रही है। फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़ारिनी का कहना है कि इसराइल ने गजा पर हमले करके अब पानी की सप्लाई भी बंद कर दी है, जिसकी वजह से जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए पानी भी अब एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आलमी जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो जंगी कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी तनाजुर में सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम के लिए होने वाले जो मुज़ाकरात थे वो भी मुअत्तल कर दिए हैं। ज़राए का यह बताना है कि रियाद ने अमेरिका को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है और चीन और रूस ने एक बार फिर से इस तनाज़े के खात्मे के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया है और ये कहा है कि इस तमाम तर मामले में अमेरिका जिम्मेदाराना किरदार अदा करे।
अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो इस तनाज़े के हल में मदद करे, जिस पर बीजिंग ने वाशिंगटन को जवाब दिया है कि पहले आप जिम्मेदारी दिखाएं। मिस्र के बाद तुर्की और उर्दू ने भी फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल किए जाने की मुखालफत की है। इसके साथ साथ कतर और सऊदी अरब दोनों ने कहा है कि वो गजा के अंदर फ़लस्तीनियों की जो जबरी नकल मकानी है उसको वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब ने इस तनाज़े पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास भी बुला लिया है और इस वक्त पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर हैं, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और हमास के सरबराह की भी इस अहम तनाज़ुर में मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गजा के मुहासरीन को लेनिनग्राड के मुहासरे से तशवीह दी है। मॉस्को में तकरीब से खिताब करते हुए रूसी सदर का यह कहना था कि गजा का मुहासरा नाकाबिले कबूल है और ये ऐसा ही है जैसे हिटलर की फौज की जानिब से कार्रवाइयां की गई थी और मुहासरा किया गया था। शहरियों से वोटर लिस्ट में नाम इंदराज की अपील करते हुए यह बताया है कि कवायद की दुरुस्तगी के लिए आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है और ये आखिरी मोहलत है, इसके बाद तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो वोट के इंदराज, मुंतकली, दुरुस्ती और इखराज में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि शहरी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैश के लेकर 8300 पर भेजें और वोट से मुताल्लिक़ कमीशन से मालूमात फराहम हासिल कर लें। नवाज शरीफ की वापसी की बात करें तो इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब में मौजूद हैं और लाहौर में हम देख रहे हैं कि उनकी वापसी की तैयारियां हो रही हैं, जलसे की तैयारियां हो रही हैं। अब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुस्लिम लीग नून को ग्रेटर इकबाल पार्क में 21 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त मिल चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया ने मुस्लिम लीग नून को हल्फनामे के बाद जलसे की इजाज़त दी है। मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक में तो जलसे की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने मुतबादिल जगह पर जलसे की इजाज़त मांग ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर होने वाला जलसा कभी ना भुलाया जाने वाला वाक़या होगा और ये हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मीनार पाकिस्तान का यह तारीखी जलसा और नवाज शरीफ की तकरीर पाकिस्तान के रोशन, पुरअमन और मुआशी मुस्तकबिल की नवीद होगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, बहुत शुक्रिया। आपके इस वक्त जो अहम मामला है वो हम देख रहे हैं कि वो नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक ही है कि जब तक 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस नहीं आ जाते, ये बहस मुझे लगता है तब तक जारी रहेगी कि जब वो वापस आएंगे, ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचेंगे, वहां पर क्या तकरीर करेंगे, क्या बयानियां पेश करेंगे। नून लीग की नवाज शरीफ की वापसी को आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसी कंपेन कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत है कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने से पूरे मुल्क में मैं समझता हूँ कि कारकुनान में बहुत जज्बा, बहुत जोशो खरोश और बहुत वलवला है। और कारकुनान आपको पता है अपने कायद का बेताबी के साथ इंतजार कर रहे थे और जाहिर है कि पाकिस्तान को जब भी बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं पार्टीज के बहुत सारे लीडर ने किए हैं, लेकिन अमली तौर पर हमेशा पाकिस्तान को जब भी मसइल से निकाला है, पाकिस्तान के जब से ये जो भी बड़े बड़े दरपेश चैलेंजेस थे उनको अगर ओवरकम किया है तो वो एक ही लीडर है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। आपने देखा कि पाकिस्तान में 13 में बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिसमें लूट शेडिंग का, दहशतगर्दी का और खास तौर पर सी पैक जैसे प्रोजेक्ट, और फिर उस वक्त जब मुल्क की सलामती के ऊपर सवालिया निशान उठा तो चागी के मुकाम के ऊपर जिस तरह से धमाके करवाकर शरीफ साहब ने एक तारीख रकम की, तो आज भी लोग उनका वो दौर मिस करते हैं जिस वक्त महंगाई कम थी, महंगाई की शर्त 8% पर थी और खाने पीने की अशिया सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था, पाकिस्तान की दूर हुई थी। आज भी लोग उस दौर को याद करते हैं और यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब के वापस आने से लोग समझते हैं फिर हम एक दफा उस तरक्की के तौर की तरफ जाएंगे जिसका कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली को उस चेयरमैन पीटीआई को वोट चोरी करके पर मुसल्लत किया गया और इन्होंने पाकिस्तान का बिल्कुल अली साहब, उम्मीद तो हम सब यही रखते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा शहबाज शरीफ दौर में जो खराबियां हुई, जो नून लीग की सियासत को धचका लगा, शहबाज शरीफ ने, पूरी मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। नवाज शरीफ जब वापस आ रहे हैं, क्योंकि अवाम का जो बुनियादी मुतालबा है वो है महंगाई में कमी हो, उनको रिलीफ मिले, उनको रोजगार मिले, उनको रोटी कपड़ा मकान मिले, तो आप क्या देख रहे हैं जो महंगाई के धब्बे नून लीग पर लगे हैं वो उनको धोने में कामयाब हो सकेंगे जितनी मुश्किल सूरत हाल है, या फिर
से खुमियाजा डाला जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, क्योंकि जो 16 माह की हुकूमत आप लोग करके गए, अब उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे? देखिए, बात यह है कि लोग 16 माह की हुकूमत पर तो तनकीद करते हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊंगा कि जब 2017 में और 14 में धरने हुए थे और जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और 18 तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली, उस दौरान आपने देखा कि पाकिस्तान में क्या था। पाकिस्तान में तेल सस्ता था, पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें कम थी, पाकिस्तान में रोजमर्रा की हर अशिया जो हमारे खाने पीने में इस्तेमाल हो वो कम थे। बिजली के रेट, ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, बिजली के रेट भी कम रहे। तो उसके अलावा भी मतलब है कि पाकिस्तान में आपने देखा कि जिस तरह से डॉलर की कीमतें कंट्रोल रही, पाकिस्तान में सीपेक जैसे प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान एक एशिया का टाइगर बनने जा रहा था, पाकिस्तान में तरक्की का पहिया रवां दवां था। तो ऐसे में एक ऐसा नाकाम तजर्बा किया गया जिसने पाकिस्तान की तरक्की को, खुशहाली को, सियासत को एक ग्रहण लगा दिया। आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर चेयरमैन पीटीआई ने उन कर्जों के को हड़प किया। उन कर्जों के ऊपर आपने देखा कि उन्होंने कोई काबिल जिक्र बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया और पाकिस्तान को एक मतलब है कि एक मुसीबत और एक परेशानी की तरफ जो है उन्होंने धकेला है। आज ऐसे में अगर कोई उम्मीद की किरण है, लोगों को वाबस्ता है, तो वो कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब की मतलब है कि उनसे लोगों की तो आप उनसे मंसूब है और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। और जो आप पूछ रहे हैं कि एक तो जिस तरह आप बता, अभी मैं आपके टीवी पे सुन रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह से लोग यकीन कर लें कि हम ग्रास रूट लेवल पे हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में लोग हमसे ये मुतालबा करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि हम वहां पर पहुंच सके जलसागाह की तरफ। ठीक है अली साहब, अच्छा ये तो ग्रास रूट लेवल की बातें हो गई, लेकिन जब भी इक़्तिदार में आई नून लीग, उन्हें मसले मसाइल का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बनती है, बहुत क्लैशेस फिर हो जाते हैं, फिर मियां साहब को खुद साख्ता जलावतनी या फिर जलावतनी भी उन्होंने देखी है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मामला ठीक चलेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ? जिस तरह से शहबाज शरीफ वापस गए, समझाने के लिए गए, यही तासुर दिया गया कि जो बयानिया नवाज शरीफ अपना रहे हैं अब वो बयानिया नहीं चल सकेगा, तो वो जो एक चपकलिश है एस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग की, अब आप देख रहे हैं कि अब नहीं होगी। नवाज शरीफ इस बार अगर वजीर आजम बनते हैं या जो भी कोई वजीर आजम बनता है, 5 साल का जो टेन्योर है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, वो कंप्लीट कर सकेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि पीएमएलएन की तरफ से या नवाज शरीफ साहब की तरफ से कभी भी कोई ऐसा कदम उठाया गया हो कि जो इसकी वजह से हालात पाकिस्तान के जो नाचाकी वाले कह लें या वो मतलब है कि खराब हुए हों, आपका इशारा अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है तो जाहिर है ये पाकिस्तान के अंदर, हमारी पाकिस्तान के निजाम के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि जाहिर है कि जब भी पाकिस्तान तरक्की करने लगता है, जब भी पाकिस्तान जो है वो अपने पांव पर खड़े होने लगता है, तो कई दीगर अवामिल इसमें शामिल है, कई साजिशें शामिल होती हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है तरक्की करे या अपने पांव के ऊपर खड़ा हो। तो वो फिर हो जाती है और कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जाता है जिसका महसूस ही होता है कि शायद ही इस वजह से पाकिस्तान के जो है मतलब है कि वो हालात खराब हुए या आपस में नाचाकी हुई और ये मामला बिगड़े। जो लीडर पाकिस्तान को बहराने से निकाल रहा हो, जो लीडर पाकिस्तान में सीपेक जैसे प्रोजेक्ट ला रहा हो, जो लीडर पाकिस्तान की रोशनी का जो है वो बहाल कर रहा हो, जो दहशतगर्दी का खात्मा कर रहा हो, उसकी हुकूमतों को उड़ा देना, उनको जेलों में बंद कर देना, झूठे मुकदमात कायम कर देना, मेरा ख्याल है ये नवाज शरीफ मुखालफत नहीं, ये पाकिस्तान मुखालफत है। लेकिन बड़ी तनकीद की जा रही है आप लोगों पर सोशल मीडिया पर इस हवाले से कि आपने ये कहते हैं कि आपके लीडर वापस आ रहे हैं, कायद वापस आ रहे हैं जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। दूसरी जानिब तनकीद ये है कि उस लीडर की वापसी के लिए आप लोग बंदे इकट्ठे नहीं कर पा रहे। आपके जो MNAs हैं, MPs हैं, उनको टास्क दिया गया है कि इतने इतने हजार बंदा उन्होंने लेकर आना है। आपके लिए क्या ड्यूटी लगाई गई है? आपको कितना टारगेट मिला है? कितने लोग जलसे में लेकर आने हैं? क्योंकि तनकीद यही होती है कि जितने लोग आप लाते हैं उनको बिरयानी का कहकर लाते हैं। देखिए, बात ये है, ये बातें कहने की हद तक बड़ी आसान है लेकिन अमली तौर पर कुछ और है। सोशल मीडिया पर तो ये
वही एक गालम गलोच ब्रिगेड है जिसका जो कि आपके इल्म में है कि जो मुख्तलिफ मौकों पर ट्रोलिंग भी करती है। ये तो वही ब्रिगेड है जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान जलाया, शोदा के मुजस्समों को आग लगाई, शोदा की यादगारों को गिराया, जिन्होंने MM आलम के जहाज को आग लगाई। ये वही लोग हैं जो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बात यह है कि किसी भी वर्कर जो कि जलसागाह में पहुंचना चाहता है, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी गाड़ियों पर आ सके, लेकिन वो उस अपने कायद के इस्तकबाल के लिए जाना चाहते हैं। जाहिर है कि उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना वो लोकल लेवल पे जो लीडरशिप होती है, जो MNS MPs के कैंडिडेट्स होते हैं और हर पार्टी की ये मैकेनिज्म होता है, उनको फैसिलिटेट करना उनका काम होता है। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते, किसी अगर कोई दिल से ना जाना चाहे। और इस वक्त यकीन करें कि इस वक्त ट्रांसपोर्ट और वो चीजें कम है, लोगों की तादाद ज्यादा है जो हमसे दावा कर रहे हैं, जो हमसे बहस कर रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं और हमें वहां तक। चले वो तो 21 अक्टूबर को हम सब देख ही लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने देखा 9 मई के बाद जो मामला तब्दील हुए, उन पर पाबंदी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि PTI पर पाबंदी भी लग सकती है, वो पाबंदी नहीं लगी। बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे जिनका ये कहना था कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इत्तलात नहीं है कि जो PTI है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, पाबंदी नहीं लगी। पंजाब में आप देख रहे हैं, खासकर अगर मैं लाहौर की बात करूं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग को टफ टाइम दे सकती है जैसे पहले भी टफ टाइम दिया उन्होंने। देखिए, बात यह है कि हमारी पार्टी जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है और हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर है। और जाहिर है कि हमारी तरफ से तो कोई मुतालबा ये नहीं किया गया कि फलां निशान बल्ले का या कोई ऊपर बैलेट पेपर पर हो या ना हो। हाँ, हम एक बात हम जरूर कहते हैं कि सियासी पार्टियों में और दहशतगर्द पार्टियों में फर्क जरूर करना होगा। क्या आप तहरीके तालिबान को कहेंगे कि वो आपके मुल्क में इलेक्शन लड़ लें, आप उनको कोई निशान अलॉट कर देंगे, आप उनके रजिस्ट्रेशन कर देंगे? जो 9 मई के वाकयात हुए, कोई मुहिब्बे वतन बंदा ये कहेगा कि ये वाकयात, ये ऐसे वाकयात तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों ने भी पाकिस्तान के साथ नहीं किए, ऐसे हालात तो दहशतगर्दों ने भी नहीं किए। जो लोग लिबादा सियासी पार्टी का ओढ़े हुए हैं और अंदर से वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और उनका लीडर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। अभी आप देख लें कि जिस किस्म के वो अब्बासी साहब का भी बयान आ गया, फिर उसके बाद उस्मान डार का भी आ गया, तो वो तो पोल खुल चुका है। और जिस वक्त वो इस्लामाबाद पेशी के लिए जा रहे थे, जिस तरह में वो खुली धमकियां देते रहे, अदालत के अंदर बैठ के उन्होंने कहा कि मेरे साथ अगर जो होगा तो फिर बाहर तो ऐसा ही होगा। तो इस बात का क्या मतलब था? अब तो उनके केस ट्रायल होने चाहिए स्पीडी, और उनका तयन होना चाहिए, और ऐसी तंजीमों पर वो कोई भी हो उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। उसको जो पाकिस्तान को जलाता है, एक लास्ट कमेंट बस आपसे, पाकिस्तान में एक शॉर्ट कमेंट बस आपसे चाहूंगा, कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट कमेंट और लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि क्या मुस्लिम लीग नून की एक ख्वाहिश थी या नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश थी कि जब वो वापस आए तो PTI चेयरमैन जेल में होने चाहिए? देखें, हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। अगर कोई चाहे चेयरमैन PTI हो, चाहे कोई और, मैंने तो आपको नाम याद बता दिए, करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स बता दिए। जाहिर है ऐसे लोगों का क्यों नहीं एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने 3.5 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की सियासत को इंतशार का शिकार कर दिया। तो ऐसे लोगों के साथ मैं तो नहीं समझता कि वो किसी नरमी के मुस्तैद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब आपके साथ कुछ हैरत अंगेज खबरें शेयर करेंगे। तो दुनिया की वो हैरत अंगेज सड़क जिस पर चढ़ना आपकी टांगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और उसकी वजह यह बताई जाती है कि दुनिया की सबसे ढलवान सड़क है जिस पर चढ़ना आपको थका देता है, और अगर आप इस पर उतरते हैं तो उतरने का बल इतना ज्यादा तेज होता है कि यहां पर गिरने का खतरा भी बहुत ज्यादा है।
तो न्यूजीलैंड का ये शहर है डोनेडन और इसकी इस सड़क को बाल्डविन स्ट्रीट का नाम दिया गया है और स्ट्रीट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है क्योंकि ये अपनी तर्ज की एक वाहिद सड़क है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है। इस सड़क का नाम विलियम बाल्डविन गया था जो कि एक अखबार के बानी थे। 350 मीटर तवील ये इतनी ढलवान है कि इसमें जब हम इन घरों को यहाँ पर देख रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जितने भी घर यहाँ पर मौजूद हैं वो ज़मीन में धंसे हुए महसूस हो रहे हैं। बाल्डविन स्ट्रीट को एक मारूफ सयाहती मकाम के तौर पर भी जाना जाता है जहाँ पर हर साल ही मुनफरिद जो इवेंट्स हैं उनका इनेकाद भी किया जाता है। उनमें से एक इवेंट इस पर दौड़ने का भी होता है जिसमें ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ लगाई जाती है और यह यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है जितनी इसकी ढलवान बताई जा रही है। और जब आप नीचे की तरफ भागते हैं तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह हम इन मनाजिर में भी देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से ये स्पीड जो उनकी है जब जो ढलवान उतर रहे हैं, अगर आप किसी बाइक पर हैं या आप किसी गाड़ी पर हैं तो वहाँ पर स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो घर यहाँ पर बने हुए हैं जब हम उनको देख रहे हैं और जिस तरह से ये हमें अमली मुजाहरा करके दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये ढलवान कितनी खतरनाक है, यहाँ पर कितनी स्पीड के साथ आप एकदम से नीचे से जा सकते हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और अहम वायरल वाकया भी है जहां पर जापानीज कंपनी की जानिब से 15 फीट ऊंचा और 4 पहियों एक दोहकल हैरत अंगेज रोबोट तैयार किया गया है। पहले हमने देखा कि छोटे छोटे रोबोट्स तैयार किए जा रहे थे पूरी दुनिया में जो कि घरों में काम आ रहे थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जाइंट किस्म का रोबोट है जो कि हॉलीवुड की बहुत ज़्यादा मूवीज़ में हमने देखा कि इस तरह की एनिमेटेड मूवीज़ जो बनाई गई हैं जिसकी कीमत अब बताई जा रही है कि $3 मिलियन रखी गई है। ये दोहकल रोबोट 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ भी सकता है और आप इसके कॉकपिट में बैठकर इसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। इसका वजन बताया जा रहा है 3.5 टन और इस रोबोट की नकाब कुशाई इस माह के आखिर में जापान मोबिलिटी शो में की जाएगी। इस रोबोट को तैयार करने में बताया जा रहा है कि अब 2 बरस लगे हैं और इस पर $30 लाख अमरीकी खर्च किए जा चुके हैं। अब किन मकासद के लिए रोबोट बनाया गया है ये तो उस एक्सपो में ही हमें पता चल सकेगा कि क्या पर्पस है इतना बड़ा रोबोट बनाने का, किन मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के जो रोबोट्स हैं इस टाइप के वो हमने बहुत ज़्यादा मूवीज़ में देखे हैं। जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स एक मूवी आई थी उसमें गाड़ियाँ ट्रांसफॉर्म हो जाती थी रोबोट की सूरत में और वो खड़ी हो जाती थी, तो ये कुछ उससे मिलता जुलता काफ़ी हद तक हमें दिखाई दे रहा है। आपके भी जो कमेंट्स होंगे इस हवाले से वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, जहां देख रहे हैं कि इसराइली जो बर्बरियत है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि अब फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ अब ज़मीनी हमले किसी भी लम्हे शुरू किए जा सकते हैं। तो इसराइली बर्बरियत के इस वक्त नए बाब रकम कर रहा है। इसराइल की जानिब से टैंक्स भी वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। फ़लस्तीन से कुछ बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और पाकिस्तान में हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो फ़लस्तीन में थे या वहाँ पर अभी जो हालात हैं वो उन हालात को किस तरह से देखते हैं। हमें ज्वाइन किया है अनस ने और आहिद ने, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। Anas and Ahid, welcome to the show, welcome to Neo Pakistan. Thank you for your time. First of all, I want to know what Israel is doing. Everyone is supporting them, like America is supporting them, UK is supporting them. What do you think? What should Arab Mamalik do? Okay, about Israel at first, they were without land. They were like they are occupation just. They are occupied our land. Yes. America is supporting them because they don't want them to be there. In their countries, even America or all of. Actually, the Jewish people in Palestine was in Western countries and in America before they coming to Palestine. So the Western country and America, they let them go to Palestine because they don't need them. They don't go with deal with people, Jewish people, because that they support them by everything, but they don't allow them to travel from Palestine or from what they call Israel to their country because they don't need the Jewish people in their country. And it's been ages that the people of Palestine living in a situation of curfew. Yes, they came at first as a visitor, as to just
we don't have land. Can we stay here sometimes? So our land. most of the And Palestinians, after what they did with Palestine people? they did kill them. The people who give him the home or the land there, they killed them. By supporting by British country and the Western country in general. We are saying that everyone is supporting them. What do you think? Who's standing with Palestinian people? Who's standing with Palestinian people? At first, all Muslim countries should stand with the Palestinian And people. should do because something for Palestine also. Not only statements. I think they need to do some action as well. Exactly. even all of the person who has the feeling of a humanity should stand with Palestine. Actually, there is also some of Jewish people in Western country and in America support Palestine, not Israel. Jewish people, because they know that there is nothing called Israel, and they know that it's just occupation. Because that they support Palestine. I really want to know, when you guys were living back there in Gaza, what was the situation, actual situation, because you were there. You can tell us better. Okay. Gaza is the biggest prison in all over the world. It's a small area with a circle from Israel. Nobody can live and no one can enter. Gaza under siege. Gaza Yes. under siege by Israel. And occupation. there I was in 6 or 7 wars where Gaza was under attack. I saw a lot of people have been killed from Israel by bombing their homes or from when they are walking in the street. Sometimes they bomb the car. Most of them are attack children women, and children, not just the fighter. They attack all the civilian people. So are your relatives still there? Yes. And where they are living, and in which condition right now they are? In which situation? A lot of them are out of their houses. Their houses was bombed. A lot of them live in hospitals, in schools, in the street. But we have saw the footage that they are targeting the schools as well. Yes. Yeah, because that we So say there no is place is no safe any there. No place safe said that. For 2 days, they give a warning. Israeli occupation give a warning to the people who are living in Gaza that they will bomb all of the north side from Gaza. So 1.1 million people should leave their homes. From north side So to what south. people of Palestine thinking that what Hamas did, is it wrong or is it good? No, it's the right thing. Is the right thing? Imagine if someone come to But take your land, now will you guys attack them. have some consequences of that action. We should ask why Hamas do that. Obviously, at first- obviously we know that because this is their right. They must Yeah. do that. But the thing is every that day- now what they will do. Is Hamas that powerful that they can encounter them? Of course, they plan to what will happen in the after they make. Of course, they are planted, and they say that we planted. But why they do that? Because every day the Israeli army attacked our women and our Yes. sisters in Al-Aqsa Mosque. Hamas do that defense on Al-Aqsa Mosque, who's the first qibla for all Muslims. And now Gaza is under siege, and there is no water, no electricity, no food enter the Gaza since maybe 4 or 5 days. There is nothing. The water will finish maybe today, maybe tomorrow. No one of Arabic or Islamic country can enter at least water to Gaza. We don't need to fight and enter. A lot of countries prepare a lot of helps for Gaza, but Israeli occupation says nothing will enter Gaza, so no one do anything. Just no one, and nothing enter. now I can't contact with they're my planning to come through the border in Gaza. Yeah. Yes, they will come. Yes. They are planning to come because this is why they told 1.1 million to leave their homes. They will enter. Yeah, they are planning to enter. Still, when they were living, they bombed them on the street. They gave him a safety road to leave, but they killed them when they were leaving. They warning them to go to north area, to south They're area. setting a trap as well. They always did that, and we have seen that. But the thing is that no one is supporting Palestinian people like that. Like America is supporting Israel. They are sending a lot of warfare things. Actually, who support us by talking just or by praying, by like that. No one support us by action, by giving some weapons, something to fight. No, just by talking.
by media, you can say. But what do you think that how people of Gaza will survive in this situation? Because they said Israel said that it's what Hamas did, it's 9/11 for them. That's a very big event for them, and now they just want to conquer Gaza. Our people say we will die, but we will not travel from Gaza. No problem. We will die in our land. We will not repeat what happened in 1948. And for what Hamas doing, we are happy for that. We are so happy for what Hamas doing. Because it's a big, everyone should do the same. It's a big, you know, loser for the army who think that he's the best army in the Middle East, you can say. It's a big lose for a simple capabilities and a few fighters do all of this in this army who think that he's the strongest army. So we are so happy. So how do people work there? Because we heard that all the time there are some kind of chases going on there. About working? Yes, in Gaza, how people work there? In this day, there is nothing work, just the hospital maybe, and they warning. Before that war, how do they survive? Most of them try to go out of the country because there is no jobs, no. There is a lot of graduate people without any jobs. They have bachelor's or master maybe or a lot of degree, but they don't have. But they don't work. Yeah, just. There is a lot of people there in a small area, and you know, it's Gaza. I told you it's under siege because that it's hard to find. So obviously, in this situation, the people of Gaza, or if we talk about Hamas, they are doing the right thing. Yes. Because they don't have any option. Hamas. They don't have any option. They are protecting us. Or we will just see the Israel army attacked our sisters and our brother in Al-Aqsa Mosque and in West Bank, and we just will watch. It's not a good thing. So how do people of Gaza see that other Arab countries, they are trying to acclaim Israel, like UAE, like Saudi Arab, they're in talks. Almost all of the people of Arab countries support Palestine, but if you want to say about the governments and the presidents, they have another situation. I don't know. Even the army. For what these all armies in Islamic country? They should be protecting other brothers and sisters from Muslims, but they are doing nothing. So for what their armies? If you will not move now, when will you move? Gaza will delete on the map. More than 2 billion Muslim people in the world. There is a lot of Arabic and Islamic countries, a lot of armies, a lot of powerful with them. So where are you? So I think they should make anything by action. So last, I want a message from both of you that what do you think what Muslim countries should do, what people of Gaza should do, what Hamas should do in this situation? Let me start from Arab country. They should wake up. They should move. Till when you will stay sleepy? We are died. A lot of children and women have been killed there. And the Israel army claim that they want the peace, and they more than 1,000 children and babies killed by this war. And what do you think? What should Pakistan do? What should other Muslim countries should do? Actually, this happened. This war start because our fighters defense on Al-Aqsa Mosque. So Al-Aqsa Mosque, it's for all Muslim, not for Palestinian people. Otherwise, when inshallah it will be free, we believe that no one can come to pray in Al-Aqsa Mosque if we just defend on it. So it's for us, for all Muslim people. At least the country that have board with Gaza, they should do anything by actions, not by talking. We don't need water and like this. At least move their armies, do something. They should do something. Our families and our people in Gaza dying. ओके, थैंक यू सो मच अनस अनाहद मौजूद दास। और इस तरह से उन्होंने भी कहा कि जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्हें सपोर्ट में सामने आना चाहिए। और जो बात वो कर रहे थे कि जो मस्जिद अक्सा के हवाले से जिस तरह से उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो तमाम हर मुसलमान मुल्क पर मौजूद है, मशरिक़ वस्ता में वो तमाम ममालिक मौजूद हैं। अगर हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो इस वक्त पूरी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से इसराइल की तरफ से प्लान किया जा रहा है कि वो ज़मीनी रास्ते से आएंगे और गज़ा को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर देंगे, तो शायद
शायद अब जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उनको इकट्ठे होना है और इन तमाम इसराइलियों के ख़िलाफ़ सफारा होने की भी ज़रूरत है। जिस तरह से हमास की तरफ से एक कार्रवाई की गई थी और अब रिस्पॉन्स जो हम इसराइल का देख रहे हैं वो गज़ा के शहरियों पर बम बरसाए जा रहे हैं, वहाँ पर कत्लेआम किया जा रहा है और जंगी जराइम की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। तो पाकिस्तान तो भारत को नहीं हरा सका, लेकिन कल अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट कर दिया है। अफगानिस्तान ने बैटिंग में अच्छा टोटल किया और जवाब में इंग्लैंड की टीम टारगेट चेस करने में नाकाम रही। दूसरी जानिब हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान के लिए जिस तरह से हमने देखा कि वो लो वोल्टेज मुकाबला साबित हुआ। पाकिस्तानी टीम तारीख बदलने में नाकाम रही और अब वर्ल्ड कप मुकाबलों में 8-0 का मामला बन चुका है। जैसा कि पाकिस्तान पर बहुत बार तनकीद होती रही है कि ओवरऑल अगर हम स्टैट्स देखते हैं तो पाकिस्तानी टीम ने इंडिया को ज्यादा बार हराया है, लेकिन जहां वर्ल्ड कप की बात की जाती है तो वहां इस वक्त पाकिस्तानी टीम 8-0 के मामले पर खड़ी है। पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाबर आजम जिस तरह से आउट हुए उसके बाद कोई भी खिलाड़ी विकेट पर नहीं टिक सका। पाकिस्तान बैटिंग ने इस मैच पर मुकम्मल तौर पर मायूस किया और दूसरी तरफ जो भारतीय बैट्समैन थे उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स पर मुसलसल अटैक किया। अब समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी बैट्समैन को पता नहीं किस बात का डर होता है कि अगर वो शॉट खेलते हैं तो क्या फिर आउट ही ना हो जाएं। इसी तरह प्रेशर बिल्डअप होता रहा और पाकिस्तानी प्लेयर्स एक एक करके पवेलियन लौटते रहे। पाकिस्तानी बैट्समैन टेस्ट मैचों की तरह हमने देखा कि वो शॉट खेलने की कोशिश करते हमें दिखाई दे रहे थे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला कमेंट चाहूंगा अफगानिस्तान के हवाले से, जिस तर्ज की उन्होंने क्रिकेट खेली, जिस तरह से इंग्लैंड को प्रेशर में लेकर आए और एक पहला अपसेट करने में कामयाब हुए और जिस फाइट से वो खेले हैं, ये फाइटिंग स्पिरिट हमारे मैच में मिसिंग रही। पहले कमेंट आप दे दीजिए कल के मैच के हवाले से। देखिए, इनमें वो हंगर है, इनमें मैं कहता हूँ वेरी वेल डन अफगानिस्तान। इन्होंने शो किया है कि दे वांट टू विन एंड दे आए एक रिजॉल्व के साथ। और साथ साथ जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, इंटरनेशनल कैलिबर के बॉलर्स हैं जी। राशिद एन एक्सेप्शन, आप कहीं भी उसको कंपेयर कर लें, उनके बॉलर्स जो हैं बहुत ही उम्दा किस्म के बॉलर्स हैं और वो अंडर प्रेशर मैंने देखा है कि हमेशा उन्होंने बॉलिंग की है। क्योंकि नए आए हैं, न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक और उनको इमीडिएटली आते ही प्रेशर मिला है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस वक्त अफगानिस्तान का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और पर्टिकुलरली एक वेल निटेड साइड लाइक इंग्लैंड को अगर इस तरह उन्होंने हराया है, आई थिंक दैट्स अ क्रेडिबल परफॉर्मेंस। That's very well done. All I can say is that इस परफॉर्मेंस के साथ आई थिंक दे कैन बी दी अपसेटर्स। जिस तरह पुराने हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड हमेशा एक डार्क हॉर्स रहा है, तो यू नेवर नो, अफगानिस्तान कुड बी द डार्क हॉर्स। ठीक है मीर साहब, तो यही तो एक्सपेक्टेशंस हमसे जो है वो हम हमारी टीम से भी करते हैं। जिस तरह से हर वर्ल्ड कप में हम यही उम्मीद बांधते हैं कि इस बार पाकिस्तानी टीम तारीख बदलेगी, इस बार इंडिया को हराएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक नफसियाती प्रेशर बिल्डअप हो चुका है, तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा खेलों के मैदान में क्रिकेट पर फोकस करता है, उसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस हमने हफ्ते के रोज देखी वो बड़ी शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस थी। देखिए, जब हम कहते हैं ना अफगानिस्तान जीता है, अफगानिस्तान इतनी हाइप क्रिएट नहीं करता जितनी हम लोग हाइप क्रिएट कर देते हैं और हम लड़कों को बहुत बड़ा प्रेशर में डाल देते हैं। लेकिन क्रिकेट का तो नाम ही प्रेशर है। अब आप देखें कि वहां ये खेले हैं अहमदाबाद में, जिसमें मेजॉरिटी आपने देखा कि सारे वो ब्लू कलर्स में टी शर्ट्स पहन के शर्ट्स पहन के इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। हमारे कितने होंगे, 15-20 सपोर्टर्स। इट डजंट मैटर, आपको कोई ऐसी कोई वो क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है। इंडिया आउट क्लास आपको किया, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने आउट क्लास किया। अभी आपने पहले कहा कि उनके बैट्समैन ने आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेली है और पर्टिकुलरली शाहीन अफरीदी को, जिसको उन्होंने देखा कि जिस तरह एक ऑर्डिनरी क्लब बॉलर है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी बाइट रही है नहीं रही है, बट इट डिडंट रियली शो। सो हमारी बॉलिंग बड़ी सब स्टैंडर्ड रही है। पिछले मैच में भी सब स्टैंडर्ड थी मेरी नजर में, इस मैच में भी सब स्टैंडर्ड है। आई डोंट नो क्या इनमें मोटिवेशन नहीं है, इनमें वो चीज नहीं है कि 150 पे अगर आप 2 आउट हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन 191 पे पूरी टीम पैकअप हो जाती है। ये क्यों है? क्योंकि इनके या तो कोचेस बड़े
आई डोंट नो इनका मोटिवेटर कौन है। नहीं तो मीर साहब क्या मसला है? हम देखते हैं इंडियन टीम को देख लें या और किसी भी टीम को देख लें, वो शुरू में आते हैं, वो इतना डिफेंसिव नहीं खेलते। किसी भी टीम की बात कर लें, किसी छोटी टीम की भी बात कर लें, वो अपने रन रेट को कंटिन्यू करते हैं अगर विकेटें भी गिर रहे हो। हम तो अफगानिस्तान के साथ भी मैच फंसा लेते हैं, हम नीदरलैंड के साथ भी मैच फंसा लेते हैं। तो ये हो क्या रहा है? अटैकिंग क्रिकेट क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? किस बात का डर है? कोई एक साल बाद तो मैच नहीं खेलते, जो पहले आते हैं सेट होते हैं। अब 300 बॉलों में से 150 बॉलें डॉट खेली गई हैं। देखिए, ये इसलिए है कि हमारी जो टीम है, ये शुरू में जो रन्स कर जाते हैं, रिजवान ले लें, बाबर ले लें या इमाम ले लें, अगर ये शुरू में रन्स कर जाते हैं, पिछलों की कोई बैटिंग आती नहीं इतनी। मैंने पहले भी कहा था कि क्या इन लड़कों ने जो पिछला मैच खेला है, वो तो 2 लड़कों ने जीता है मैच। अब बात आती है कि आपने बाकियों को बैटिंग प्रैक्टिस कराई है नेट्स के अंदर, क्या आपने उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया है? आई डोंट नो। अगर दिया है तो फिर ये फेलियर है, अगर नहीं दिया है तो वो भी फेलियर है। तो द क्वेश्चन इज कि आपका जो मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर, ये हमारी टेल इतनी वैग नहीं करती। यो आपने देखा कि वो नसीम जो लड़का है, वो अच्छा खेल जाता था एंड के ऊपर, नसीम शाह। अब क्वेश्चन है कि हमारा क्यों नहीं वैग करता? इसलिए कि हमने जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसको हमने बिल्कुल डिस्कार्ड किया हुआ है। वो चल गया, नहीं चल गया, ना चल गया। सो द क्वेश्चन है राइजेस कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप क्यों कहते हैं कि आपके 2-3 लड़कों पे बैंक करना चाहिए? हमने यही किया। पहले जावेद मियांदाद पे बैंक करते थे, उससे पहले हनीफ मोहम्मद, ठीक है, जो उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही है। मीर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बर्डन डाला जा रहा है कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स पर, एक्सपेक्टेशंस जो हैं, और हम यहां पर भी देख रहे हैं पाकिस्तान में भी जो तज्जियाकार हैं वो बार बार बात करते हैं बाबर ने कुछ नहीं किया, रिजवान नहीं खड़े हो सके, तो सिर्फ प्रेशर और बर्डन इन्हीं पर डाला जा रहा है। हालांकि ये लोग परफॉर्म करते आ रहे हैं, रिजवान कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मैं आना चाहूंगा मिकी आर्थर की तरफ, जो पाकिस्तानी टीम के कोच हैं, जिन पर तनकीद बहुत ज्यादा होती है कि वो ऑनलाइन कोच हैं। एक तो ये तर्ज नहीं समझ आ रहा कि ऑनलाइन कोचिंग के बाद पाकिस्तानी टीम कहां पर खड़ी है, और फिर जब हार रहे हैं उसके बाद मिकी आर्थर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो उसमें ये नहीं बता रहे कि बैट्समैन क्यों नहीं चले, बॉलर क्यों नहीं चले। वो ये कह रहे हैं कि ये तो आईसीसी का इवेंट ही नहीं लग रहा, ये बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है। तो ये बातें तो करने की हैं चेयरमैन पीसीबी की, ज़का अशरफ साहब की। तो आपको क्या लगता है उन्होंने इस तरह की बातें क्यों की? वो गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाले काम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए एक ये आप कह लो कि डिप्लोमेसी, ज़का अशरफ ये बात करेंगे, आपके रिलेशन वैसे स्ट्रेंड है और खराब हो जाएंगे। सो द क्वेश्चन इज, किसी ने तो करनी है, तो वो कोच अब यही बात करेगा और क्या करेगा? करने को तो बात तो सही है, क्योंकि ये इंडिया, ये तो इंडिया कप है, ये कोई वर्ल्ड कप तो है नहीं है जी। आपने देख लिया वर्ल्ड कप की स्पिरिट की जब हम बात करते हैं, वो जो जिंदल है उसने क्या किया? रिजवान ने नमाज पढ़ी, वो उसने जाके कह दिया कि हाँ जी आईसीसी को कंप्लेंट करो। ये आई मीन व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? हम क्रिकेट खेलने गए, को पॉलिटिक्स के लिए नहीं गए। पॉलिटिक्स तो आपने की है। आपने एक पता नहीं किस किस्म का भयानक इल्जाम लगा के वो ज़ैनब अब्बास को, वो बेचारी वापस आ गई। आपने वीजे कोई नहीं दिए, आपने पाकिस्तानी ऑफ ओवरसीज ओरिजिन, आपने किसी को कोई वीजा नहीं दिया। लेकिन मीर साहब मैं आपकी इन तमाम बातों से एग्री करूंगा, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तानी टीम जीती और फिर ये सारी बातें करती। हम तो बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस के हवाले से। अगर शादाब नहीं चल पा रहे, इमाम नहीं चल पा रहे, तो जो वो रिश्तेदारियां और जो दोस्तियां हैं वो कब तक निभाते रहेंगे? अच्छा, अब ये आपने जो पॉइंट रेस किया, इस पे काफी तनकीद हुई है, इमाम पे हुई है, शादाब पे हुई है, और वो पता नहीं चाचा किसको कहते हैं ये लोग, इफ्तिखार को, वो उसके ऊपर हुई है। देखो, ये जो क्रिकेट है ये वन ऑफ होती है कि आपने एक परफॉर्मेंस दे दी, आपने ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे देखना है, आपकी फिटनेस देखनी है, आपका एप्टीट्यूड देखना है, आपकी फोकसिंग देखनी है, ये सारी चीजें होती हैं। हम लॉरल्स पे खिला देते हैं, एक ने 100 किया उसको 50 मैच आपने खिला दिए, एक ने 50 किया आपने उसको पता नहीं कितने मैच खिला दिए। आपने मोमेंट टू मोमेंट, पुरानी परफॉर्मेंस इज गॉन, आपने मोमेंट टू मोमेंट देखना है कि लड़का करंटली किस फॉर्म के अंदर है, करंटली उसका फोकस माइंड किस तरह है। दैट इज हमने नहीं करते। अब जो इंडिया के खिलाफ जो मैच के हम एनालिसिस करते हैं, इंडिया आउटप्लेड यू, इंडिया बैटेड सुपर्बली, दे बोल्ड सुपर्बली। तो मीर साहब जो लड़के फिर लेकर गए साथ, जो बेंच पर बिठाए हुए हैं, उनको क्यों नहीं यूज करते? उनको इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि ये डरते हैं, ये चांस नहीं लेते। जिस तरह अभी आपने पहले कहा है, वो रोहित शर्मा, उसने चांस लिया कि नहीं? आते ही उसने उसको उठाया, उसको अफरीदी को, उसने तो चांस लिया। हम क्यों नहीं लेते चांस? और पिछले मैच में हमने देखा, जब फखर को रेस्ट कराया, अब्दुल्ला शफीक को लाया, उन्होंने परफॉर्म किया।
बिल्कुल किया। देखो अब ये जो अब्दुल्ला शफीक है ये हर मैच में तो नहीं करेगा ना। अब आप इसको कोई ब्रेक तो दे, ये कोई रन मशीन तो नहीं है। अब ब्रायन लारा भी जब आया था 5 सेंचुरी ऊपर नीचे कर गया था, बाद में उसके भी फेलियर्स आए। तो ये आप ये छोड़ दें, आपने देखना है एप्लीकेशन की कि लड़का आउट किस तरह हो रहा है। आपके लड़के यहाँ कैसे आउट हुए, बॉलर्स ने नहीं आउट किए, आप खुद आउट हुए। दैट इज द डिफरेंस। अगर बॉलर आउट करे तो आपका यहाँ कोई वाकई ये कमाल है बॉलर्स का। आपने तो विकेट खुद फेंकी खुद। ठीक है मीर साहब, अभी देख रहे, अभी 20 को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होने जा रहा है, आप अब क्या देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? या स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने ओवर्स तो पूरे खेलो। बेसिक ये चीज होती है। आप सारे जाते हो, सोते हो, सोचते हो कि मैं जाके पता नहीं 50 कर दूंगा, ऑल ऑफ अ सडन क्रिकेट में इस तरह नहीं होता। आप अगर 6 सिंगल्स भी ले लें तो यू डन अ जॉब। अगर उसके अंदर एक चौका या छक्का मिल जाता है, दैट्स फैंटास्टिक। तो द क्वेश्चन इज, ये सारे इस तरह खेल रहे हैं, इन्होंने चौके छक्के मारने। क्रिकेट इज नॉट अबाउट 4s and 6s, इट्स ऑल अबाउट सिंगल्स, 1s and 2s। इस पे वो अप्लाई नहीं अपने आप को करते, और यही वजह है कि जल्दी से जल्दी जाके नॉट एक्लेमेटाइजिंग योरसेल्फ, आप जाके आउट हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे कन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ट्रैक आपने मुलाहिजा किया, और नाजरीन अच्छी जो मौसीकी है उसको रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, और हर दौर में हमने देखा कि पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक गुलकार सामने आए। आज स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अच्छी आवाज़ के मालिक गुलकार जावेद बशीर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अक्रॉस द बॉर्डर बड़ा काम कर चुके हैं, वहाँ पर उन्हें बड़ी पजीराई मिली है, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम करते हैं, और ये नया ट्रैक उनका जो आप सब ने देखा बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे भी लगा। उनसे बात करते हैं। जावेद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको नए ट्रैक के लिए, बहुत अच्छा आपने गाना बनाया है। गाना जो था वो एक शौक की सूरत में आपकी ज़िंदगी में शामिल हुआ, या फिर हम देखते हैं बहुत से ऐसे घराने हैं जो फिर उस लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं? मेरी तरफ से अनवार आपको और न्यू पाकिस्तान की सारी टीम को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मौसीकी जो है हमारे घर में ही है, घराना है हमारा, जिसको जलंधर नाला घराना मैं कहता हूँ। ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को एतराज़ात हैं इस चीज़ पे। वो कहते हैं कि जी जो हमारे घराने हैं वही घराने हैं। घराने का मतलब ये होता है कि जिस तरह मेरे वालिद साहब, मेरे ताया जी, और उनके वालिद साहब मेरे दादाजी, और उनके वालिद साहब, ये हमारी 4 आगे मेरे बेटे, हमें 4 से 5 जिसको कहते हैं नस्लें या पीढ़ियां कहते हैं, तो वो गाते हुए हो गए। तो अब ये घराना मान लेना चाहिए, क्योंकि हम तो बगैर किसी को देखे सबको मतलब रिस्पेक्ट भी देंगे, क्योंकि गिवन टेक है ना, आप जो देते हैं वही वापस आता है। तो सब घराने हमारे लिए बहुत बहुत काबिले इज्जत है और बड़े काबिले एहतराम है, और इसी तरह मतलब हमें भी ये एजाज बख्शना चाहिए। ठीक है, तो नए ट्रैक के हवाले से मैं चाहूँगा आप हमसे कुछ शेयर करें। ये नया ट्रैक यारा सॉन्ग है। इसकी शायरी जो है वो सूफी है कि रवे सामने अखां दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिए। ठीक है। तेरा हर वेले करा मैं नज़ारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिए। इसका मतलब आप देखें कि इश्क में, मोहब्बत में जब वो हद से पहले होता है या हद से बढ़ जाता है, तो उसका एक ही तकाजा होता है, या एक ही उसकी जिद होती है, या एक ही उसका वो मोटो होता है कि भाई मेरे यार मेरे अखां दे सामने रहे, वो दूर ना होवे है। ठीक है। तो इसकी जो खूबसूरत लाइन है वो मेरे दिल को, वो कहते हैं ना कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ठीक है। तो ये जो वेस्टकोट आपने पहनी है ये भी बड़ी कमाल की आप पे लग रही है, ये भी किसी ने दी है या किसी की चॉइस है? ये भी ये मैंने एक्चुअली ली थी अपना वॉशिंगटन से। अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ। जबरदस्त, बड़ी सूट करी आप पे। अच्छा, क्रॉस द बॉर्डर हमने देखा आपने वहां पर भी बड़ा काम किया, बड़ी वहां पर आपकी पसीराई भी रही। काम अब हम देख रहे हैं उस तरह से नहीं हो पा रहा, वो उसकी कोई कमी महसूस होती है? ऑब्वियसली दिल तो चाहता है कि एक ऐसी मार्केट में जो बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया में चाहिए हुई है, वहां पर भी अपना टैलेंट दिखाया जाए। मैं अभी आपको 2 रिप्लाई करूंगा। पहले यारा सॉन्ग मुकम्मल नहीं हुई थी बात। जी।
इसका जो म्यूजिक बनाया है वो कामरान अख्तर ने बनाया है यारा का, और वीडियो डायरेक्ट की है सजील खान ने। ठीक है। सजील एक नया मतलब नया तो नहीं, मतलब एक अच्छा बहुत टैलेंटेड वीडियो डायरेक्टर है और बड़ा अच्छा काम करता है। तो लिखा मैंने है और कंपोजिशन मेरी है। तो रिलीज मेरे ही चैनल पर हुआ है, जावेद बशीर म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे जाके आप सुन सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये महसूस होता है क्योंकि देखिए जब मैं समझता हूँ मैं एक दफ़ा संजय लीला बंसाली जी से मिला। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इबादत गवाया गाना बाजीराव मस्तानी में। तो फिर उन्होंने मुझे एक सेट पे बुलाया था, जो मैं समझता हूँ सेट पे कोई भी नहीं बुलाता। तो वो बड़े इंसान हैं, बड़े लोग हैं, तो वो बुला के मुझे इस तरह हम बैठे हुए थे दोनों, तो शूटिंग चल रही, तो वो शूटिंग छोड़ के मेरे पास आके बैठ गए। अच्छा। कहते मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको टाइम देना। वो सारे लोग देख रहे थे कि यार ये कौन बंदा आ गया जिसको संजय सर टाइम दे रहे हैं, रोक के टाइम दिया जा रहा है। हाँ, तो वो मुझे कहने लगे, मैंने उनको उस वक्त चंपा कली की एक अस्थाई सुनाई थी, तो वो रोने लग गए थे। वो कहते यार मैं ज्यादा तो बात नहीं करना चाहता, पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी सुरीली। तो हमारे मुल्क की एक एक चीज बड़ी प्यारी है, मैं समझता हूँ, बस हमें समझने की जरूरत है। कदर नहीं करते जो हमें नहीं अब करनी पड़ेगी, क्योंकि 70 साल 72 साल हो गए, अब नहीं कदर करेंगे तो फिर कब करेंगे आप? ठीक है। तो अभी कितना वक्त फिर गुजर जाता है रियाज करने में, या फिर रियाज का वक्त नहीं मिलता? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि जितनी वो आवाज फिर आपकी बेहतर से बेहतर होती जाती है, वो जो सीखने का एक अमल है वो तो कभी भी किसी का भी नहीं रुकता। हाँ, ये तो वही मिसाल है ना कि जिस तरह जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। ये इसी तरह काम है रियाजत। मैंने वैसे पहले बहुत रियाजत की है। जब आई स्टार्टेड माई वर्क तो मैंने 8-8 घंटे 9-9 घंटे। अब टाइम भी नहीं मिलता, कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, अब शोज में चले जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स में चले जाते हैं, वही रियाज हो जाता है। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं अच्छा गाना के लिए क्या जरूरी है? क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो फोकस है कि अच्छी वीडियो होनी चाहिए, गाना दिखना अच्छा चाहिए, लोगों का सुनने से रुझान कम हुआ है इस डिजिटल दौर की वजह से। तो आप क्या समझते हैं? फिर बहुत से ऐसे लोग हैं, ऑटो ट्यून यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जब वो लाइव गाते हैं तो फिर जरा थोड़ी सी पोल खुल जाती है। अनवार भाई, ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है और आपको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। देखिए, अच्छी मौसीकी की गाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अच्छी मौसीकी गाने के लिए अच्छे उस्ताद को पकड़े, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। पैसा आप जितना मर्जी बना लें उसका फायदा नहीं होगा। लोग कहेंगे यार इसका तुक्का लग गया, फिर भी देखें लोग आपको डिग्रेड करते हैं। तो यार इसके पास ठीक है, सब कुछ आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन यार इसका तुक्का लग गया। उससे बेहतर यही है कि आप अच्छा उस्ताद ढूंढें, रियाज करें, ऑटो ट्यूनर से बचें, क्योंकि उसमें आपकी आवाज की जो मेंटेनेंस है या उसकी जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। तो वो आप अपनी आवाज को बदल के वहां ले आते हैं। एक अनवार की आवाज नहीं रहती, एक बिल्कुल किसी नए शख्स की आवाज, अब्दुल हक की आवाज आ जाती है। ठीक है, तो उससे बचें। चलें इसी बात से फिर ये है कि फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि आप आज हमारे पास स्टूडियोज में आ गए हैं, तो लाइव हम आपसे सुन लेते हैं ताकि जो देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा पता चले कि लाइव जो गाना है वो कितना मुश्किल है और कितना सुर में गाना पड़ता है। हाँ, मैं आपको यही गाना सुना देता हूँ, यारा। जी जी, ये मुझे लाइव सुनाने में आपको मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही यारा है। आप भी साथ आएंगे जी। यारा यारा मेरे यारा, यारा मेरे यारा, यारा मेरे यारा, यारा यारा मेरे यारा, यारा मेरे यारा, यारा मेरे यारा, रवे सामने अखा दे मेरे यारा, रवे सामने अखा दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, रवे सामने अखा दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, तेरा हर वेले करा मैं नजारा, तेरा हर वेले करा मैं नजारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा, रवे सामने अखा दे मेरे यारा, नहीं मैनू कुछ होर चाहिदा।